सोचिए लगभग एक सदी पहले की बात है। एक बहुत बड़े उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी, जो उस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल के सामने एक बड़ा ही अजीब सा प्रस्ताव रखा। हाँ, अजीब ही था। कार्नेगी ने हिल को कहा कि भाई तुम 20 साल लगाओ बिना तनख्वाह के और अमेरिका के जो सबसे सफल लोग हैं ना, उनकी स्टडी करो और पता लगाओ कि उनकी सफलता के पीछे क्या राज है, क्या सिद्धांत है, ताकि कोई भी आम इंसान उन सिद्धांतों को अपनाकर सफल हो सके। और इसी जबरदस्त मेहनत का इस प्रोजेक्ट का नतीजा थी वो किताब थिंक एंड ग्रो रिच। नाम सुन के तो यही लगता है कि बस पैसा कमाना सिखाती होगी। बिल्कुल, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किताब तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को कैसे तैयार करे, उसका एक पूरा नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। सही कहा। और यहीं पर आज की मुश्किल सामने आती है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इतनी सारी जानकारियां हैं चारों तरफ, तो इन सिद्धांतों को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। हाँ, उन्हें समझना, गहराई में उतरना और फिर अपनी जिंदगी में लागू करना, वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमारा मकसद है थिंक एंड ग्रो रिच के वो जो 13 सिद्धांत है ना, उनके सार को समझना, एक प्रैक्टिकल समझ बनाना कि भाई सफलता के लिए सोच कैसे विकसित की जाए। हाँ, और समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम बात करेंगे नींव की, मतलब हमारी अंदरूनी दुनिया। अच्छा। फिर देखेंगे कि कैसे सोच जो है वो प्लान में बदलती है। उसके बाद आएगा अमल करना, एक्शन और टिके रहना। और आखिर में कुछ उन गहरी शक्तियों की बात करेंगे जिनका जिक्र हिल करते हैं, जो शायद दिखती नहीं है पर होती बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, बढ़िया। तो चलिए नींव से ही शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि भाई हर कामयाबी की शुरुआत तो दिमाग में ही होती है। बिल्कुल। तो इस नींव का पहला और शायद सबसे जरूरी पत्थर है तीव्र इच्छा। ये सिर्फ चाहना तो नहीं है ना, इससे कुछ ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये कोई ऐसी हल्की फुल्की इच्छा नहीं है जैसे अरे यार काश मैं अमीर होता। नहीं, हिल जिस इच्छा की बात कर रहे हैं वो एक धधकती हुई आग है, एक जुनून है। जुनून। हाँ, एक ऐसा पक्का इरादा जो आपके दिमाग पर पूरी तरह छा जाए। आम इच्छा तो बस एक ख्वाहिश होती है, पर ये तीव्र इच्छा एक एक्टिव फोर्स है जो आपको काम करने पर मजबूर कर देती है। और हिल ने इसे सिर्फ हवा में नहीं छोड़ा, उन्होंने इसे पाने के इस तीव्र इच्छा को जगाने के 6 स्टेप्स भी बताए हैं। शायद ये पहला काम है जो किसी को करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल, ये बहुत प्रैक्टिकल है। पहला कदम सटीक राशि। मन में तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। गोलमोल नहीं, जैसे ढेर सारा पैसा नहीं, बिल्कुल सटीक। मान लीजिए 1 करोड़। अच्छा, एकदम नंबर। दूसरा, कीमत। सोचिए इस पैसे के बदले आप क्या देंगे। अपना वक्त, कोई खास हुनर, अपनी सेवाएं, बिल्कुल साफ होना चाहिए। कुछ तो देना पड़ेगा। तीसरा, तारीख। एक पक्की तारीख तय करें कि कब तक ये पैसा आपको चाहिए। डेडलाइन जरूरी है। चौथा, योजना। इसे पाने के लिए एक ठोस प्लान बनाइए और फौरन काम शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अभी तैयार हूँ या नहीं, बस शुरू कर दो। पांचवा, लिखना। जो भी तय किया है, रकम, समय, क्या देंगे और प्लान, उसे साफ साफ लिख लीजिए। कागज पर उतारना जरूरी है। और छठा, जो शायद थोड़ा अजीब लगे, जोर से पढ़ना। उस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात सोने से ठीक पहले जोर से पढ़ें। जोर से? हाँ, और पढ़ते वक्त ये सोचें, महसूस करें और विश्वास करें कि वो पैसा आपको मिल चुका है, आप उसके मालिक हैं। ये छठा कदम थोड़ा जादू टोना जैसा नहीं लगता? हाँ, लगता है, पर इसके पीछे साइकोलॉजी है। ये कोई जादू नहीं, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। अच्छा। आप लगातार अपने गहरे मन को बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे पाने के लिए कितने सीरियस हैं। इससे वो मन आपको मौके पहचानने और उनकी तरफ बढ़ने में मदद करने लगता है। ठीक है, तो तीव्र इच्छा हो गई पहली चीज। अब नींव का दूसरा पिलर है विश्वास, यानी फेथ। हिल के हिसाब से इसका क्या मतलब है? कोई धार्मिक विश्वास? जरूरी नहीं। हिल के लिए विश्वास का मतलब है अपनी इच्छा को पाने की अपनी काबिलियत में पूरा अटूट यकीन। अटूट यकीन। हाँ, ये शक और डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ डर होगा, शक होगा, वहाँ विश्वास टिक ही नहीं सकता। ये एक अंदर का भरोसा है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये भरोसा आता कहाँ से है? खासकर जब शुरू में कोई नतीजा न दिख रहा हो, तब कैसे माने? यहीं पर तीसरा सिद्धांत काम आता है, आत्म सुझाव।
जिसे अंग्रेजी में ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन। हाँ, इसे आप अपने अवचेतन मन का कंट्रोल पैनल समझ लीजिए। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप बार बार अपने मन को पॉजिटिव बातें बताते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने की तस्वीरें दिखाते हैं। अच्छा, तो ये उस छठे स्टेप से जुड़ा है जहां वो लिखकर जोर से पढ़ना था? बिल्कुल, वही लिखा हुआ बयान आपकी ऑटो सजेशन की स्क्रिप्ट है। जब आप उसे पूरी भावना के साथ पढ़ते हैं, ये महसूस करते हुए कि आप कामयाब हो चुके हैं, तो आप अपने लॉजिकल, शक करने वाले दिमाग को बाईपास करके विश्वास के बीज सीधे अपने गहरे अवचेतन मन में डाल रहे होते हैं। ये वो बगीचे वाली मिसाल याद आ गई, मन एक बगीचा है। हाँ, बिल्कुल वही। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो डर, शक, नेगेटिविटी के खरपतवार अपने आप उग जाएंगे। सही बात है। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो तो बस जो आप उसे बार बार देते हैं उसी पर काम करने लगता है। इसलिए आप उसे क्या दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गई नींव, तीव्र इच्छा क्या चाहिए, विश्वास कि पा सकते हैं, और आत्म सुझाव विश्वास बनाने का औजार। अंदर की दुनिया तैयार, अब इसे बाहर की दुनिया से कैसे जोड़ें? इसके लिए चाहिए एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा जो सपनों को हकीकत बनाने का रास्ता दिखाए। और इसका पहला हिस्सा है चौथा सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, हिल ने सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में फर्क किया था। उनका कहना था कि सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। क्यों? बिल्कुल, उनका मानना था कि स्कूलों, कॉलेजों से जो जनरल नॉलेज मिलती है वो पैसा कमाने में उतनी मददगार नहीं होती जितना कि वो खास ज्ञान, वो स्किल्स जो किसी खास काम के लिए जरूरी हैं और जिन्हें आप सही ढंग से इस्तेमाल करें। और मजे की बात यह है कि जरूरी नहीं कि वो सारा खास ज्ञान आपके पास ही हो। हेनरी फोर्ड वाला किस्सा सुना है? हाँ, कोर्ट वाला। वही, कोर्ट में किसी ने उन्हें अज्ञानी साबित करने की कोशिश की क्योंकि उन्हें कुछ बेसिक बातें नहीं पता थी। और फोर्ड का जवाब जबरदस्त था। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी मेज पर ये जो बटन लगे हैं ना, मैं कोई भी बटन दबाकर उस विषय के एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ जो मेरे हर सवाल का जवाब देगा। असल ताकत ये जानने में है कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा या उन लोगों तक कैसे पहुँचना है जिनके पास वो ज्ञान है। और आज के जमाने में तो ये और भी आसान हो गया है। बहुत ज्यादा। ऑनलाइन कोर्स हैं, मेंटर हैं, किताबें हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप्स हैं। विशिष्ट ज्ञान पाने के इतने साधन पहले कभी नहीं थे। बस जरूरत है लगातार एक मकसद के साथ सीखते रहने की। ज्ञान आ गया। अब आता है पांचवा सिद्धांत, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। इसे आप अपने मन की वर्कशॉप कह सकते हैं। यहीं पर आपकी वो तीव्र इच्छा और आपका खास ज्ञान मिलकर प्लान की शक्ल लेना शुरू करते हैं। हिल ने दो तरह की कल्पना बताई थी, एक सिंथेटिक और एक क्रिएटिव। क्या फर्क है इनमें? सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या करती है? वो पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स या प्लान्स को नए तरीकों से जोड़ती है। जैसे कोई डीजे पुराने गानों को मिलाकर नया गाना बना दे। ज्यादातर इनोवेशंस ऐसे ही होते हैं। अच्छा। और रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, इससे एकदम नए ओरिजिनल आइडियाज या इंसाइट्स आते हैं, वो आहा मोमेंट वाले। हिल मानते थे कि ये तब ज्यादा काम करती है जब आपका मन तीव्र इच्छा और हाई एनर्जी लेवल पर होता है, और ये सीधे अनंत बुद्धि से जुड़ सकती है। तो मतलब हमें दोनों का इस्तेमाल करना है, पुराने ज्ञान को नए ढंग से भी सोचना है और नए आइडियाज के लिए भी तैयार रहना है। बिल्कुल, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, माइंड मैप बनाना, क्या हो अगर जैसे सवाल पूछना, ये सब कल्पना को जगाने के तरीके हैं। प्लान अक्सर धीरे धीरे बनते हैं, उन्हें इसी मेंटल वर्कशॉप में तराशना पड़ता है। और इसी से हम पहुंचते हैं ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर, छठा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, क्योंकि बिना ठोस प्लान के सारे आइडियाज बस हवा में रह जाते, ख्याली पुलाव। आपका प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स हों कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। लेकिन यहाँ हिल एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ी मुश्किल बात भी कहते हैं कि असफलताएं या कह लें टेम्पररी हार, वो तो आएंगी ही आएंगी, ये लगभग तय है। ये सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। शायद लगे, पर यह सच्चाई है। हो सकता है आपका पहला प्लान फेल हो जाए, शायद 10वां भी। ये प्रोसेस का हिस्सा है। हिल कहते हैं कि कामयाब लोग हार नहीं मानते, वो बस अपना प्लान बदलते हैं, एक नया प्लान बनाते हैं। अच्छा, प्लान बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। बिल्कुल, वो हर हार से सीखते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाते हैं। प्लान को लगातार सुधारना और जरूरत पड़ने पर नया बनाना, यही कुंजी है। और यहीं पर शायद वो मास्टरमाइंड का रोल भी आता होगा, जिसकी बात हम बाद में करेंगे।
प्लान बनाने और सुधारने में दूसरों की मदद। निश्चित रूप से कामयाबी शायद ही कभी अकेले मिलती है। ऐसे लोगों से जुड़ना जरूरी है जिनके पास वो टैलेंट, ज्ञान या साधन हो जो आपके पास नहीं है। तो संक्षेप में ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब है जरूरी खास ज्ञान पाना, कल्पना से उसे आइडियाज में बदलना और फिर उन आइडियाज को एक ठोस, प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड प्लान में ढालना। ठीक है, तो अब सोच तैयार है, नक्शा भी बन गया। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, उस प्लान पर काम करना, एक्शन लेना। यहीं पर 7वां सिद्धांत आता है, निर्णय, डिसीजन। हाँ, और ये सीधा एक्शन से जुड़ा है। हिल ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो लोग कामयाब होते हैं वो फैसले जल्दी लेते हैं, कॉन्फिडेंस से लेते हैं और बदलते नहीं। बदलते हैं पर बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे, अगर जरूरत हो तो ही। और जो असफल होते हैं वो अक्सर दूसरों की राय से बहुत जल्दी भटक जाते हैं, फैसले लेने में हिचकिचाते हैं, टालम टोल करते हैं और अगर ले भी लिया तो बहुत जल्दी बदल देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, हिल के मुताबिक टालम टोल यानी फैसला ना कर पाना या उसे टालते रहना कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही प्लान बने पहला कदम उठाओ, वो फोन कॉल करो, वो वेबसाइट बनाओ, वो पहला पन्ना लिखो। आज जोश से लागू किया गया एक ठीक ठाक प्लान अगले हफ्ते लागू होने वाले परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर है। फैसला लेना तो जैसे चिंगारी लगाना हुआ, लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए 8वां सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस। अगर पूरी किताब में से कोई एक सिद्धांत चुनना हो जो कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो शायद वो यही होगा। सबसे जरूरी? हाँ, हिल का तो यही मानना था कि दृढ़ता की कमी ही फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। वो सोने से 3 फुट दूर वाली कहानी इसी से जुड़ी है क्या? बिल्कुल, आयु डार्बी की कहानी। सोने की उम्मीद में खुदाई की, बहुत मेहनत की, पर जब कुछ नहीं मिला तो थक हार कर अपने औजार बेच दिए। और फिर बाद में पता चला कि जहां उसने खुदाई बंद की थी, सोने की मुख्य खान वहां से सिर्फ 3 फीट नीचे थी। ज्यादातर लोग कामयाबी के बहुत पास आकर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन दृढ़ता और जिद में क्या फर्क है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में ही अड़े रहें? ये बहुत अच्छा सवाल है। हिल के मुताबिक सच्ची दृढ़ता अंधी जिद नहीं है, ये उस तीव्र इच्छा से पैदा होती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अच्छा। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो आप में मुश्किलें, आलोचना, नाकामयाबी झेलने की ताकत अपने आप आ जाती है। जब भी लगे कि बस अब छोड़ देना चाहिए, हिल कहते हैं कि अपने उस लिखे हुए बयान पर वापस जाओ, अपनी उस इच्छा की आग को फिर से महसूस करो और याद करो कि ये सब शुरू क्यों किया था। यही आपको टिके रहने की ताकत देगा। अकेले टिके रहना भी फिर भी मुश्किल हो सकता है ना? बहुत मुश्किल। इसीलिए 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अकेले डटे रहना बहुत कठिन है, हमें सहारे की, सहयोग की जरूरत पड़ती है। मास्टरमाइंड का मतलब क्या है? क्या ये बस दोस्तों का एक ग्रुप है? ये उससे ज्यादा है। हिल इसे कैसे डिफाइन करते हैं? किसी तय लक्ष्य को पाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच तालमेल की भावना के साथ ज्ञान और कोशिश का समन्वय। तालमेल की भावना? हाँ, ये जरूरी है। उनका मानना था कि जब 2 या ज्यादा दिमाग एक साझा मकसद के लिए सद्भाव के साथ मिलते हैं तो एक तीसरी न दिखने वाली शक्ति पैदा होती है। यही मास्टरमाइंड है। ये तीसरा दिमाग ऐसे आइडियाज, ऐसी इनसाइट्स, ऐसे सॉल्यूशन दे सकता है जो ग्रुप का कोई एक मेंबर अकेले कभी नहीं सोच पाता। जैसे वो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक की जोड़ी? या राइट ब्रदर्स, बिल्कुल। ये क्लासिक उदाहरण है। अपने आसपास ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो आपके लक्ष्य पर यकीन करते हों, जो आपको चैलेंज करें, आपकी कमियों को पूरा करें और आपको जवाबदेह भी ठहराएं। ये ग्रुप आपके प्लान को हकीकत बनाने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। हमने अब तक नींव, प्लान और एक्शन के प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात की, लेकिन हिल कुछ और गहरी, शायद थोड़ी रहस्यमयी सी लगने वाली चीजों की भी बात करते हैं। हाँ, अब हम उन शक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज्यादातर पर्दे के पीछे से काम करती हैं, लेकिन हिल के अनुसार ये कामयाबी के लिए बहुत बहुत शक्तिशाली है। 10वां सिद्धांत है यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये सिद्धांत अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हिल का असल में क्या मतलब था यहाँ? हाँ, ये साफ करना बहुत जरूरी है। हिल यहाँ फिजिकल एक्ट की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं उस जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी की जो सेक्सुअल इच्छा से जुड़ी होती है। क्रिएटिव एनर्जी? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इतिहास के कई महान और कामयाब लोगों में बहुत तीव्र यौन ऊर्जा थी, लेकिन उन्होंने इस जबरदस्त एनर्जी को सिर्फ फिजिकल एक्सप्रेशन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने काम, अपनी कला, अपने बिजनेस की तरफ मोड़ना
उसे ट्रांसम्यूट करना यानी रूपांतरित करना सीख लिया था। तो ये अपनी सबसे पावरफुल इमोशनल एनर्जी को अपने लक्ष्यों की तरफ चैनलाइज करने जैसा है। बिल्कुल सही। ये उस जुनून, उस ड्राइव का इस्तेमाल करके उसे अपने तय लक्ष्य को पाने में लगाने की कला है। हिल मानते थे कि इससे इंसान में करिश्मा आता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, दृढ़ता आती है और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनती है। दिलचस्प है। इसके बाद के सिद्धांत 11वां, 12वां और 13वां ये हैं अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिय। ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं? ये तीनों मन की ऊंची शक्तियों से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहला, अवचेतन मन, प्रिंसिपल 11। इसे आप अपने हर विचार, हर भावना, हर अनुभव का स्टोर हाउस समझ लीजिए। ये वो उपजाऊ जमीन है जहाँ विश्वास के बीज बोए जाते हैं ऑटो सजेशन के जरिए। हाँ, ये तर्क नहीं करता, ये बस आपके चेतन मन से जो डोमिनेंट विचार और भावनाएं मिलती हैं उन पर काम करता है। इसलिए इसे सोच समझकर सचेत रूप से कामयाबी के लिए प्रोग्राम करना जरूरी है। ठीक है। और मस्तिष्क? मस्तिष्क, प्रिंसिपल 12। हिल दिमाग को विचारों के लिए एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन मानते थे। उनका मानना था कि जब कोई इंसान खासकर मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ गहरे तालमेल में होता है तो वो दूसरों की विचार तरंगों को महसूस कर सकता है, उनसे जुड़ सकता है। इससे विचारों का एक सिनर्जी, एक शक्तिशाली तालमेल बनता है। और फिर आती है छठी इंद्री। छठी इंद्री, प्रिंसिपल 13। ये हिल के फिलॉसफी का शिखर है। इसे आप इंट्यूशन कह सकते हैं या अंदर की आवाज या क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ये वो काबिलियत है जो आपको अचानक सही रास्ता या सही जवाब दिखा सकती है। हिल का दावा था कि ये क्षमता आमतौर पर तभी डेवलप होती है और भरोसेमंद तरीके से काम करती है जब इंसान पहले के 12 सिद्धांतों में माहिर हो जाता है। अच्छा, ये एक तरह से नतीजा है। हाँ, ये अवचेतन मन का उस अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधा कनेक्शन है जो जरूरत पड़ने पर गाइडेंस देती है। तो छठी इंद्रिय तक पहुंचना एक तरह से पूरी प्रक्रिया का फल है, लेकिन हिल एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, डर पर काबू पाना। हाँ बिल्कुल, छठी इंद्रिय और सच्ची मन की शांति तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है हमारे डर। हिल ने भय के 6 भूतों का जिक्र किया है जिन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ये 6 डर कौन कौन से हैं? वो है, पहला गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा खराब सेहत का डर, चौथा किसी अपने के प्यार को खोने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा और मौत का डर। ये तो काफी गहरे डर हैं। बहुत। हिल का मानना था कि ये डर हमारे इरादों को पंगु बना देते हैं, हमारे फैसले लेने की ताकत को कमजोर करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इनसे निपटना कैसे? इनका सामना करना होगा, इन्हें समझना होगा और फिर तर्क और विश्वास के जरिए इन्हें अपने दिमाग से निकालना होगा। जब डर खत्म होता है तभी विश्वास पूरी तरह से पनप सकता है और तभी छठी इंद्री का दरवाजा खुलता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो ये मन में एक तीव्र धड़कती इच्छा से शुरू होती है। हाँ, फिर उस इच्छा को एक ठोस ऑर्गेनाइज्ड प्लान में बदला जाता है। सही। और फिर अटूट विश्वास और दृढ़ता के साथ मास्टरमाइंड के सहारे उस प्लान पर तब तक काम किया जाता है जब तक वो हकीकत न बन जाए। बिल्कुल। और इस सब के दिल में नेपोलियन हिल का वो सेंट्रल मैसेज है जो आज भी उतना ही सच है। इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। विचार सिर्फ ख्याल नहीं है। नहीं, वो शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी असलियत बनाती हैं। ये 13 सिद्धांत उन विचारों को सही दिशा देने और उन्हें जिंदगी बदलने वाली शक्ति में बदलने के औजार हैं। ये सब जानने के बाद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि वो कौन सा पहला छोटा ही सही कदम है जो इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए आज ही उठाया जा सकता है।